अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन कमेंट सेक्शन में गिला बहुत ज्यादा आ रहा था और वो ये था कि आप प्योरली पॉलिटिक्स के ऊपर और बड़ी खतरनाक किस्म की खबरों के ऊपर आप वीलॉग्स करते हैं, आप लाइट खबरों को अपने वीलॉग्स का हिस्सा नहीं बनाते। तो आज हमने कोशिश की कि कुछ लाइट खबरों को भी शामिल किया जाए। मुकम्मल तो हम नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ी खबर हो ही ना और हम उसे शामिल ना करें। बड़ी खबरों को शामिल करना मजबूरी होती है, जारी सी बात है, असल इन्फॉर्मेशन वही होती है। लेकिन आज के वीलॉग में हमने कोशिश की है कि कुछ लाइट खबरें भी आपके गोश गुजार की जाएं, आपकी फरमाइश के मुताबिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगी और इसके अंदर एक दो चीजें हम आपको और भी बताएंगे, लेकिन उस खुलासा करेंगे हम एंड पे जाके कि कुछ खबरें हमने शामिल क्यों की इसके अंदर। तो सबसे पहली खबर जो है ऑब्वियसली वो थोड़ी सी सीरियस है, थोड़ी सी नहीं इनफैक्ट काफी सीरियस है, और वो ये है जी कि लाखों लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए हैं भारत में। हरकत है ये मोदी की। ये क्यों बेरोजगार हो रहे हैं, कहां से इनका ताल्लुक था और किस इंडस्ट्री को खतरा लाहक हो चुका है भारत में, ये डिटेल से जानिएगा इस पहली स्टोरी में। अच्छा, अब मसला ये है कि इंडिया जो है बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, और इंडस्ट्री के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार होता है, और उनका एग्रीकल्चर जो है वो भी बड़ा तगड़ा है। जो बात है वो माननी चाहिए हमें। और दूसरा ये कि 334 बिलियनर है उनके पास, और जो बड़ी तादाद है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक भी बिलियनर नहीं है जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे पेश कर सकते हैं। और उनकी इंडस्ट्री बड़ी तगड़ी है, उनमें आप बरलास को देख लें, आप उसमें से अंबानीज को देख लें, और उसमें बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो जिसको भी देखेंगे तो पता लगेगा $100 बिलियन, $200 बिलियन, $1000 बिलियन तक के लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। अब ये जो सारा बिजनेस है उसकी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है, और उसके बाद यूरोप है, अमेरिका और यूरोप, क्योंकि दो ही बायर हैं, अमेरिकन बायर हैं और यूरोप बायर है। अब यूरोप और अमेरिका क्यों बायर है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, और दूसरी ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अगर एक कार बनती है तो बड़ी महंगी बनती है, क्योंकि वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस हैं यूरोप के अंदर वो 1500 यूरोज़ हैं। तो 1500 यूरो तो मिनिमम आपने किसी न किसी बंदे को देने देने। तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई 20,000 मुलाजम है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो 1500 यूरोज़ के हिसाब से पर मंथ वो कि कहाँ से कहाँ चला जाएगा। फिर उसका टैक्स भी है, फिर उसके साथ साथ उसकी इंश्योरेंस भी है, फिर उसके साथ साथ उसकी पेंशन भी है, फिर उसके साथ साथ उसका मेडिकल अलाउंस भी है। तो खुद आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना बड़ा साइज़ हो सकता है। तो फिर यूरोप ने बहुत पहले ये सोच लिया कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो हम गरीब मुल्कों में चले जाते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ले जाते हैं, वहाँ पे लोगों को सिखा लेते हैं, और वहाँ पे क्योंकि लेबर चीप है तो हमें उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो उसमें इंडिया और चाइना दो मुल्क थे जिसके अंदर यूरोप ने बहुत इन्वेस्टमेंट की। इंडिया के अंदर भी बहुत की, फिर चाइना के अंदर भी की। फिर उसके साथ साथ अमेरिका भी उस भेड़ चाल में चला गया, और वो भी चला गया। तो उसने भी अपनी सारी इंडस्ट्री और सारी जो प्रोडक्शन है और सारी जो इंपोर्ट्स है वो चाइना और इंडिया शिफ्ट कर दी। कि दोनों मुल्क थे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे थे, तालीम बहुत थी, और साथ साथ चीप लेबर है। ठीक है। तो दोनों यहाँ पे शिफ्ट होते चले गए, और उसका नतीजा ये निकला कि इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप और अमेरिका हैं, और ये दोनों जो खित्ते हैं वो ज़ाहिर बड़े अहम हैं इंडिया के लिए। इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत की, बाहर अपने स्टूडेंट्स भेजे, वहाँ पे उनको पढ़ाया, फिर वहाँ पे नौकरियाँ करवाई, फिर पॉलिटिक्स में लेके आए उनको, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में आए। तो जब वो डिसीजन मेकिंग में आएंगे तो उसका इंडिया को फ़ायदा होगा, और उसका इंडिया को फ़ायदा हुआ भी। लेकिन इंडिया ने कभी सोचा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप इस फॉर्म में आएगा कि उससे पहले इंडिया जो है वो बहुत कुछ गड़बड़ कर चुका होगा, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, सफारती लिहाज से। और दूसरा, ट्रंप को जाने बगैर उन्होंने बड़े बड़े पंगे ले लिए उनके साथ, और स्पेशली जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी उसके अंदर बड़ा मेन किरदार अमेरिका ने अदा किया, और इंडिया की मेजर गलतियां थी उसके अंदर। मसलन 8 बजे जब ये जिस दिन ये पाकिस्तान ने अटैक किया था, 9 और 10 की तारीख, 10 की सुबह के वक्त और 9 तारीख की रात को, 9 मई के, तो जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद फौरी तौर पे 8 बजे जो मार्को रूबियो था उसका टेलीफोन आ गया हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को, यानी इसहाक डार साहब को, और उसने कहा कि इंडिया इज़ रेडी फॉर सीज फायर। सिंपल उसने कहा कि इंडिया इज़ रेडी फॉर सीज फायर है। तो उसके ऊपर इसहाक डार साहब, बल्कि वो सोए हुए थे बेचारे, उसका ये था कि पूरी रात जागते रहे थे और थक गए थे, और वो सोए थोड़ी देर के लिए। तो फिर उनके स्टाफ ने उनको जगाया कि जनाब मार्को रूबियो का फ़ोन आ गया, तो अटेंड करना लास्ट में। तो उसके बाद इन्होंने उनसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम तुम्हारी तो पहले ही ये पॉलिसी है कि हम तो नहीं लड़ना चाहते इंडिया के साथ, किस दुनिया के किसी मुल्क के साथ नहीं लड़ना चाहते, हम तो सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई ऑफेंस होगा तो हम उसका जवाब लाजमी देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम कोई इतनी लिक्विड स्टेट नहीं है कि जो चाहे अपनी पार्टी में भर के ले जाए। तो हम तो जवाब दे रहे हैं, हम तो लड़ ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। तो अगर इंडिया तैयार है तो बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो शाह फैसल हैं, शाह फैसल नहीं, प्रिंस फैसल हैं, जो सऊदी अरेबिया के डिप्टी मिनिस्टर हैं, उनका फ़ोन आया फिर 8:30 बजे, और उन्होंने भी इसहाक डार साहब को कहा कि इंडिया इज़ रेडी फॉर सीज फायर। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उनसे बात कर लें। फिर उसके बाद ये बातचीत चलती रही, उसके अंदर फिर अमेरिकन आते रहे, सऊदीज़ आते रहे, यूएई के लोग आते रहे, और ये होता रहा, होता तकरीबन ये फैसला हुआ कि 12:30 बजे, बल्कि 11:30 बजे सीज फायर हो जाएगा।
तो जब 11:30 बजे से पहले फिर इंडिया ने थोड़ा सा पीछे हटे, उन्होंने कहा जी अभी हम निगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो फिर 11:30 से जंप करके फिर 12:30 पे गया, 12:30 से फिर 2:30 बजे गया, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया। तो दूसरी साइडों से हर तरफ से प्रेशर भी आता रहा। साथ साथ वो कहते रहे पाकिस्तान को कि इनसे कहें कि ये अपने मिसाइल रोकें और हमारे ऊपर ज़्यादा अटैक ना करें, और साथ पाकिस्तान को ये भी कहा जाता रहा। लेकिन पाकिस्तान डटा रहा, उसने कहा जी बात ये है कि सीज़ फायर करना है तो आप बताएं, नहीं करना तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल अल्टीमेटली फिर वो सीज़ फायर हो गया और उसके अंदर अमेरिकन का बड़ा किरदार था। अब जो इंडिया ने कमिटमेंट की थी वो यही 3 कमिटमेंट्स थी। एक तो ये है कि इंडस ट्रीटी दोबारा उसी तरह रहेगा, उसकी जो इन्होंने उसको कैंसिल किया है वो उसको अंडू करेंगे। दूसरा ये है कि कश्मीर के ऊपर और बाकी जो इनके मुतनाज़ इशूज़ हैं उन सब के ऊपर एक डायलॉग होगा, और डायलॉग किसी न्यूट्रल मुल्क में होगा, किसी तीसरे मुल्क के अंदर होगा। तीसरा ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ट्रेड के दरवाजे खोलेंगे एक दूसरे के लिए, और इसके लिए बस उसके बाद करना था। और ये अमेरिका की तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट होगी कि जनाब ये तीनों जो है उसके ऊपर राजी है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों। पाकिस्तान जो था वो फौरी तौर पे राजी था, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम तो करने के लिए तैयार हैं। अब जब ये मामला टल गया तो उसके बाद फिर मोदी साहब जो ना, उन्होंने उनकी सेकंड थॉट्स आई कि मैं तो बेइज्जत हो जाऊंगा, तो उन्होंने फिर इनकार करना शुरू कर दिया अमेरिका को। और पाकिस्तान जो था वो हमेशा हर वक्त उन्होंने कहा जी आप करें, हम तो तैयार हैं। और फिर लंच की दावत भी दी गई तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली। मोदी साहब उसके ऊपर रिलेक्टेंट थे, वो नहीं जा सके क्योंकि उनकी मुलाकात होनी थी हमारे फील्ड मार्शल के साथ। तो बहरहाल ये सारा मामला जो है ना लिपटता चला गया और फंसता चला गया। और जो डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बड़ा स्ट्रेट है कि अगर उसके साथ कोई चीटिंग की जाए तो वो सीधा हो जाता है। तो उसने पहले टेस्टर लगाने शुरू किए थोड़े थोड़े कि शायद इंडिया मान जाए, फिर टेस्टर फिर टेस्टर फिर टेस्टर। मोदी साहब जो है ना वो खो मालिया पर चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। अल्टीमेटली इतना ज़्यादा गैप पैदा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। ठीक है। और उस टैरिफ के बाद ये ज़ाहिर चाइना की तरफ चले गए। जो ही टैरिफ लगना शुरू हुआ तो उस साइड से स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करना शुरू हो गई इंडिया की। वो बड़ा नुकसान हुआ इंडिया को। साथ साथ जो वो तमाम इंडस्ट्री जो बेस्ड थी अमेरिका पे और बेस्ड थी यूरोप के ऊपर, तो वहाँ पे हालात बड़े ख़राब होना शुरू हो गए। क्योंकि 50% टैरिफ का मतलब ये है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े और उसके बाद जब यूरोप में लैंड करेगी तो आप कंपेटेबल ही नहीं है, ना चाइना के साथ, ना पाकिस्तान के साथ, ना किसी और मुल्क के साथ। तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे महंगी हो जाएंगी, बिकेंगे नहीं। ठीक है। तो उसका इमीडिएट इफेक्ट ये निकला कि सबसे पहले डायमंड इंडस्ट्री जो थी ना उसको बड़ा नुकसान हुआ। डायमंड इंडस्ट्री की सूरत के अंदर ठीक है, है। और ये एडवर्पन एक शहर है, बड़ा मशहूर है एडवर्प उनको भी कहते हैं। ये बेल्जियम का शहर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरे तराशने की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे, और बड़ी कॉस्टली। वहाँ पूरा पूरा शहर जो है ना एडवर्पन वो इसके ऊपर लगा, और बड़ी बड़ी उनकी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे। तो इंडिया ने ऐसा किया था कि अपने बहुत सारे साइंटिस्ट और अपने बहुत सारा कारीगर वहाँ भिजवा के उनको ट्रेन करवाया था। ट्रेन करवा के तो उन्होंने सारी की सारी इंडस्ट्री सूरत के अंदर शिफ्ट करके तो वहाँ पे लगाई, और वहाँ से फिर यूरोप के अंदर सप्लाई करना शुरू कर दी। इवन जो बेल्जियम के अंदर भी हीरे आते हैं तो इंडिया से तराश के आते हैं। एक हीरा को लेकर 64 मरतबा उसको तराशना पड़ता है, तो उससे फिर उसके अंदर एक लाइट सी पैदा होती है, खूबसूरत लगता है। तो ये सारा उसको तराशने का एलिमेंट जो सूरत चला गया। तो अब वहाँ ज़ाहिर मार्केट डेड हो गई है बाहर से, तो सूरत के अंदर जो डायमंड इंडस्ट्री है वो बिल्कुल हिल कर आ गई। दूसरा फिर इसके साथ इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बेडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इनका बेड लिनन जिसको कहते हैं, वो ये है कि जितने होटल्स हैं अमेरिका के अंदर, बड़े बड़े होटल चेन्स है, हजार होटलों की चेन है। उसके अंदर जितने पिलोज कवर हैं, जितने उसके अंदर बेडशीट्स हैं, इसके साथ साथ जितने क्विल्ट कवर्स हैं, फिर इसके साथ साथ आप टॉवल्स पे चले जाओ, यानी बाथरूम जो है वो है, और इसके साथ साथ रग्स हैं, ये सारे के सारे इंडिया से आते हैं, मेड इन इंडिया। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उनकी। हौजरी नहीं, ये बेडिंग जो है। तो उससे बहुत बड़ा लॉस उनको ये हुआ कि अचानक वो 50% महंगा हो गया। 50% महंगा हो गया तो बाकी जो यूरोप की बहुत सारे मुल्क हैं जो ये बना रहे हैं, पाकिस्तान भी बहुत बना रहे हैं, उनकी प्राइस कम हो गई। तो बांग्लादेश की प्राइस बड़ी कम हो गई, तो वो इंडिया वहाँ से फारग हो गया। तो वहाँ इस इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ। फिर इसके साथ साथ ये क्लोथिंग इंडस्ट्री जो है, टी शर्ट्स हैं, फिर ये पैंट्स हैं, फिर सूट्स हैं, फिर उसके साथ साथ ये ट्राउजर्स हैं, फिर शूज़ हैं, ये सारे के सारे भी डैमेज हुए हैं 50% कीमत बढ़ने से। आप खुद 50% जब टैरिफ लगता है तो आप ये समझे कि 100% उसका इम्पैक्ट आता है। तो वो इम्पैक्ट के साथ जो है ना वो इनकी इंडस्ट्री, वो भी इंडस्ट्री बड़ी उसको झटका लगा। तो साथ साथ सर्विसेज की इंडस्ट्री है इनके पास, बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स बड़ी बड़ी कंपनी के अमेरिका के वो इंडिया के अंदर है। और एक कॉल सेंटर में 4-4, 5-5 हज़ार लोग हैं। तो बड़े बड़े ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आप जाके देखें ना तो आप हैरान ही रह जाते थे। टेलीफोन लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत ज़्यादा उनके, कोई शक नहीं। फिर ये उनकी ये जो है ना जो एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री है जो यूरोप अमेरिका, वो मेकिंग यहाँ पे होती है इंडिया के अंदर। ठीक है। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर पब्लिशिंग की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर है। जो अमेरिकन पेपर्स छपते हैं वो यहाँ से डिज़ाइन होते हैं। फिर डिज़ाइनिंग फर्म्स उनकी बहुत बड़ी हैं। जो सर्विसेज में चले जाएँ आप तो फिर जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी जो सर्विसेज हैं वो इंडिया से बहुत ली जाती हैं। तो ये सारे के सारा जो सेक्टर है ना ये इस वक्त बड़ी बुरी हालत में। तो बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, शट डाउन हो रही हैं। उन्होंने अपने मुलाजमीन को जबरी रुखसत पे भेज दिया, बगैर तनख्वाहों के उनको छुट्टियां दे के घर बैठा दिया गया है, कुछ लोगों को निकाल दिया है।